इस टॉपिक से पूर्व मैंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शिक्षा की तकनीकियों के विषय में बताया था। उसी क्रम में मैं आज व्यवहार परिष्कार के विषय में बताती हूँ कि किस तरीके से कक्षा के अंतर्गत व्यवहार को परिष्कृत किया जा सकता है। मूल रूप से जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है। ये व्यवहार परिष्कार होता क्या है? व्यवहार परिष्कार के अंतर्गत अवधारणा है कि जो मापनीय और प्रेक्षणीय व्यवहार परिवर्तन है वो अच्छे लक्ष्य माने जाते हैं। पुनर्वलक से ही व्यवहार सुदृढ़ होता है एवं दंड से कमजोर होता है। ये तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि हम किसी चीज को पुनर्वलन देते हैं तो हमारा व्यवहार सुदृढ़ हो जाता है, और हम किसी चीज में दंड देते हैं तो उस व्यवहार में कमजोर या क्षीणता आ जाती है। इस छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन व प्रबंध कक्षा के व्यवहार के परिणामों से लाया जाता है। हम चाहते हैं कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाएं और कक्षा का प्रबंधन किस प्रकार से करें, तो ये उनके किस तरीके का वो व्यवहार करते हैं उसके परिणामों के आधार पर हम उसमें ला सकते हैं उनके व्यवहार के अंदर परिवर्तन। आधारभूत अनुसंधानों का क्या उद्देश्य होता है कि हम शिक्षा में या व्यवहार में परिवर्तन लाएं। तो ये उद्देश्य इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारे सिद्धांत हैं मनोविज्ञान के, उनका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो व्यवहार में सुधार लाने के लिए हम अवांछित जो व्यवहार हैं उनको तो हम समाप्त करना चाहते हैं और वांछित व्यवहार बालकों में लाना चाहते हैं। इसके लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा इसको हम लाने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सर्वप्रथम तो हमें देखना होगा, बातें हमें सबसे पहले देखनी होंगी। तो ये निर्धारित करना सबसे पहले कि कौन सा व्यवहार ऐसा है जिसको हमें परिवर्तित करना होगा, और पुनर्वलन को के आधार पर उसको घटाना बढ़ाना है या हमें शाब्दिक ही उसको प्रोत्साहन देना है। कुछ हमारे पास ऐसी व्यवहार परिष्कार के लिए कुछ तकनीकियां हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, जिसमें कि सकारात्मक पुनर्वलन है, और दूसरा है दंड है, तीसरा फ्लडिंग है, और चौथा है हमारा व्यवस्थित संवेदीकरण, और इसके बाद है विमुखी चिकित्सा या फिर विलोप। ये कुछ हमारे पास तकनीकियां जिनके माध्यम से हम अपने कक्षा के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार को परिवर्तित करना चाहते हैं। पहला है हमारा सकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक पुनर्वलन नकारात्मक पुनर्वलन की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। इसके द्वारा हम वांछित व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए पुरस्कार देते हैं तथा अवांछनीय व्यवहार पर हम पुरस्कार नहीं देते हैं। जैसे जब कोई छात्र अपना काम अच्छा करता है तो शिक्षक द्वारा उसके व्यवहार की प्रशंसा की जाती है, जैसा कि वर्बल फीडबैक के अंतर्गत होता है। तो उससे वो व्यवहार जो बच्चा करता है वो उसका निरंतर बना रहता है। तो व्यवहार को बनाए रखने के लिए समय समय पर उसको वर्बल फीडबैक दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है हमारा पनिशमेंट। पनिशमेंट के अंतर्गत जो अवांछनीय व्यवहार है उसको हम समाप्त करने के लिए और नकारात्मक पुनर्वलन दंड के रूप में हम देते हैं उसको। बच्चा कोई गाली देता है या स्मोकिंग करता है तो हम क्या करते हैं, कक्षा से बाहर निकाल देते हैं या उसको किसी तरीके से और भी दंड का प्रावधान कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अवांछनीय व्यवहार को हटाते हैं या दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर है फ्लडिंग। ये एक प्रकार की उपचार पद्धति है जिसमें कि ये बच्चे का भय निकाला जाता है। किसी परिस्थिति से भय है उसको, या भय को निकाल करके उसे आत्मविश्राम की प्रक्रिया के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। भय को निकाल दिया जाता है और उसे रिलैक्स करने को कहा जाता है। इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और भय की
तीव्र स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है, फ्लडिंग जैसा कि है। ऐसा नहीं होता है कि धीरे धीरे इसको अंदर भय को समाप्त किया जाता है। जिस परिस्थिति से, जिस भी चीज़ से बच्चा डरता है, उसको उसके सामने पूर्ण रूप में प्रस्तुत करके और एक बार में उसके भय को निकाल करके उसकी समाप्ति करा दी जाती है। ये हमारे जैसे कि प्राचीन अनुबंधन के अंदर देखा जाता है। बच्चा कक्षा में किसी विषय से, विद्यालय परिस्थिति से, शिक्षक से या अन्य छात्रों से भयभीत होता है, तो जिस भी परिस्थिति से भयभीत है, उस परिस्थिति में उसको, वो परिस्थिति उसके सम्मुख उपस्थित की जाती है और उसकी वास्तविकता से उसको अवगत कराया जाता है। कई बार क्या होता है, हमारा प्रत्यक्षीकरण त्रुटिपूर्ण होता है, उसके पीछे अनुपयुक्त प्रत्यक्षीकरण उसका कारण होता है। तो उसको वास्तविकता से अवगत करके उसकी भय की जो मात्रा है उसको कम करा दिया जाता है। ऐसे ही सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से उसको असंवेदीकरण, जिस चीज़ से उसको संवेदना होती है उसको उसके प्रति असंवेदन बना दिया जाता है। कैसे? इसका उद्देश्य फ्लडिंग के समान ही होता है कि उसको जिस चीज़ से भय हो रहा है, जिस चीज़ से वो घबराता है, वो परिस्थिति उसके आगे उपस्थित करके उसको उससे मुक्ति दिला दी जाती है। लेकिन फ्लडिंग के अंतर्गत जैसा कि है कि पूरी परिस्थिति का एक पूरा संपूर्ण में प्रस्तुत किया जाता है और उसकी भय को निकाला जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत एक व्यवस्थित रूप में धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाते हुए उस परिस्थिति से परिचित अवगत कराया जाता है। इस तरह प्रस्तुत करके वांछित व्यवहार को लाने का प्रयास किया जाता है और अवांछनित जो व्यवहार है उसको हम दूर करते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, व्यवस्थित, तो धीरे धीरे परिस्थितियों में बदलाव लाया जाता है। इसका उपयोग हम चाइल्ड मैनेजमेंट में करते हैं। ऐसे ही विमुखी हमारा एवर्सिव थेरेपी है। ये अवांछनीय जो आदतें होती हैं हमारे बच्चों में, उनको हटाने की विधि है। छात्रों के अंदर बहुत सी ऐसी गलत आदतें होती हैं, अवांछनित व्यवहार होते हैं, उसको हम उनसे दूर रखते हैं। जैसे बच्चा होमवर्क नहीं करता है या और भी किसी तरीके की उच्छृंखलता दिखाता है, तो उसे क्या करते हैं कि हम, जैसे धूम्रपान की कोई आदत है बच्चे के अंदर, तो वहाँ पर क्या, नौसिया, इससे जोड़ देते हैं। तो पीड़ादायक जब उद्दीपक उसके संग जुड़ जाता है तो उसकी अनुभूति में जो परिवर्तन आता है तो उससे वो अपने आप ही अलग हो जाता है। ऐसे ही किसी अवांछनीय व्यवहार को हम विलोप कराते हैं। इस विधि द्वारा कक्षा में व्यवहार परिवर्तन के लिए जब शिक्षक उसके व्यवहार पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है, कुछ बच्चे होते हैं अटेंशन सीकिंग होती है या उनके अंदर किसी तरीके की शैतानी करने के द्वारा अपने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई जो बच्चे में अवांछनीय व्यवहार देखा जाए तो उस पर ध्यान न दिया जाए, उसकी उपेक्षा की कर दी जाए, तो छात्र उस तरह के व्यवहार को धीरे धीरे भूल जाता है, क्योंकि वो उसे लगता है कि इस पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब है कि वेज टू हेल्प स्टूडेंट्स इन क्लासरूम विद बिहेवियर प्रॉब्लम। समस्यात्मक जो हमारी व्यवहार है उसमें बच्चों को कैसे, हमारे छात्रों को सहायता दी जाए। तो व्यवहार को परिष्कृत करने के लिए कक्षा में छात्रों को नॉलेज अबाउट स्टूडेंट्स की व्यवहार को परिष्कृत करने के लिए कक्षा में छात्रों के व्यवहार की समस्याएं समझनी होंगी पहले, कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जिनको कि हमें दूर करना है और जिनमें परिवर्तन करना है। तो ये हमें शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले उसको देखना होगा कि ये व्यवहार कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसका स्रोत क्या है, कारण क्या है। बच्चे की प्रॉब्लम परिवार से रिलेटेड है, वहाँ से कहीं कोई प्रॉब्लम है, या साथियों से, या कक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम, शिक्षक, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं, तो हमें पहले स्रोत देखना होगा। और दूसरा है कि नकारात्मक सोच जो बना लेते हैं, पूर्व से निर्मित कर ली गई है, जहाँ से द्वंद्व उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में, या फिर छात्रों के साथ अंतःक्रियाओं में सकारात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। तो ये बच्चों के संबंध में पूरा हमें जब ज्ञान होगा तभी हम उसकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो क्या क्या समस्या होंगी उसके बारे में शिक्षक को पूरी तरह से ज्ञान होना। दूसरा है सेल्फ मॉडिफिकेशन, आत्म के में परिष्कार, आत्म परिष्कार या अपने में
जो परिवर्तन क्या चेंज लाने होंगे, वास्तविक लक्ष्य बनाए जाएं। कक्षा के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिनकी हम बच्चों से उसकी प्राप्ति कराना चाहते हैं, जिस ओर ले जाना चाहते हैं। और लक्ष्य व्यवहार को समझना, स्वयं की गतिविधियों पर भी ध्यान देना, केवल बच्चों पर ध्यान नहीं, स्वयं की क्या हम किस तरीके से उसको समझा रहे हैं या समझ रहे हैं, बच्चा किस गति से सीख रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे सीखने की सिखाने की विधियाँ, इन सब पर भी हमें ध्यान देना होगा। परिवर्तन की भी योजना बनाई जाए कक्षा में, ऊपर गतिविधियों में यदि हम ध्यान दे करके परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसकी भी एक योजना और उन योजनाओं का फिर मूल्यांकन भी होना चाहिए। तीसरा होता है, जितने भी टीचर्स हों उनको बच्चों के व्यवहार से संबंध रखना चाहिए कि किस तरीके से हर एक टीचर बच्चों से संबंधित रहे कि हमें बच्चों से किस तरीके से कौन सा व्यवहार, किस तरीके से उनके व्यवहार में परिवर्तन ला करके उनको परिष्कृत करना है, उन्नत करना है। सबसे पहले शिक्षण क्या किया जाए, साथ ही किस विधि का उपयोग किया जाए। अच्छे व्यवहार की जो बच्चा करे तो उसकी प्रशंसा की जाए, शब्दों से उनके प्रयासों को बताया जाए, ऐसा प्रदर्शित किया जाए कि उनको परवाह हो रही है। कई बार बच्चा कुछ भी कर लेता है तो उनको लगता है कि बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ऐसा एहसास बच्चे के अंदर होना चाहिए कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कभी भी उसके व्यवहार को जज ना किया जाए, उन्नति की एक दिशा हो, एक ही क्रम में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये तीनों जो हैं विशेषताएं, हाँ, इस तरीके से हम उनके बच्चों के जो हमारा व्यवहार है उसकी समस्याओं को समझ सकते हैं और उसमें उनकी सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार स्कूलों में व्यवहार परिवर्तन के लिए लाई जा रही विधियों के दो उद्देश्य होते हैं, जो विधियां हमने अभी ऊपर बताई थी कि इन किन विधियों के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये दो उद्देश्य जो हमारे विधियों के हैं, पहला है जो विध्वंसात्मक व्यवहार होता है क्लास के अंतर्गत उस पर नियंत्रण रखना, और मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारा शैक्षिक निष्पादन है उसको बढ़ाना। स्वाभाविक तौर पर यह देखा जाता है कि जो विध्वंसात्मक व्यवहार है उसमें कमी आनी चाहिए। तो जो भी तकनीक हम बच्चों के संदर्भ में प्रयुक्त करें उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है विध्वंसात्मक व्यवहार के अंतर्गत, तो वो विधि वहाँ पर हमारी उपयुक्त विधि है। यही उद्देश्य है कि वो उस तरीके का व्यवहार छोड़ दे या हमारी शैक्षिक उपलब्धि उसकी बढ़े, क्योंकि छात्र की अभिरुचि, अभिवृत्ति, ध्यान और जो आदत है कार्य विषय को करने की, जो उसकी एक आदत बन जाती है, सभी में परिवर्तन आ जाता है। विध्वंसात्मक व्यवहार समाप्त हो जाता है और शैक्षिक निष्पादन सुधर जाता है। साथ ही संवेगात्मक रूप से विकृत या अपराधी या अति सक्रिय या मानसिक रूप से बिछड़े बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन है उसके लिए सुधारात्मक उपयोग के लिए उपचारात्मक तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। उनके सुधार के लिए हम ऐसी तकनीकियों का उपयोग करते हैं ताकि ऐसे बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं या मानसिक रूप से मंद हैं, तो उनको हम किस तरीके से जो हमारी धारा है उसमें जोड़ सकें। ऐसे बालकों के लिए क्या होता है कि कक्षा में अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बच्चों की तरह उनको कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ उनकी कोई परेशानी हो तो उनको अलग से ध्यान देते हुए उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। आवश्यकता हो तो पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। आईक्यू लेवल उतना नहीं है, तब उनको उनके स्तर के अनुसार ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी कक्षा व्यवस्था से ही छात्रों को सभी पाठ्यक्रम सही प्रकार से प्रदान किया जा सकेगा। व्यवस्थित रूप से हम ये योजना बना लेते हैं तो सभी बच्चों को उनकी आयु, उनकी क्षमताओं के अनुसार
शिक्षा की व्यवस्था करके आगे बढ़ा सकते हैं। उनमें सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास कर उनके व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। बच्चों की समस्याओं जैसे भय की है, मनोग्रस्तता, चिंता, इन्हें दूर कर संतुलित विकास किया जा सकेगा। और इस कार्य में विद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये विद्यालय वह संस्था है जहाँ से बालक का विकास प्रारंभ होता है, और ये एक प्रकार से हमारा जो संपूर्ण विस्तृत समाज है उसकी एक लघु इकाई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक समय होता है जिसका कि बालक के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए ये व्यवहार में परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।